morning students. This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School Ujjain. Today we will start class 9th History chapter 4 Forest, Society and Colonialism part 2. In this chapter we have already learned why deforestation. Now in this chapter we will learn the rise of commercial forestry. प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि जितने भी शिप थे और रेल की पटरियाँ थी, इनको बिछाने के लिए ब्रिटिशर्स को फॉरेस्ट की ज़रूरत थी। ब्रिटिशर्स को इस बात की चिंता थी कि जितने भी लोकल पीपल हैं, स्थानीय लोग हैं, यदि वो लोग फॉरेस्ट का उपयोग करेंगे और जितने भी ट्रेडर्स हैं वो लोग जो है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करने से पूरे के पूरे फॉरेस्ट जो है वो नष्ट हो जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने डाइट्रिच ब्रेंडिस जो जर्मन एक्सपर्ट थे उनको इस विषय पर एडवाइस के लिए बुलाया और उसे ही देश का पहला या फर्स्ट इंस्पेक्टर ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे नियुक्त किया गया। ब्रेंडिस ने यह भी रियलाइज़ किया कि लोगों को कंजर्वेशन साइंस यानी कि संरक्षण विज्ञान में ट्रेंड करना चाहिए और जंगलों का जितना भी मैनेजमेंट है एक व्यवस्थित सिस्टम उसके लिए विकसित करना चाहिए और इसके लिए लीगल मंजूरी की भी ज़रूरत थी, लीगल सैंक्शन भी होना चाहिए था। इसके साथ ही फॉरेस्ट रिसोर्सेज के उपयोग संबंधी यहाँ पे रूल्स भी इनको तय करने पड़ेंगे। इस तरह से पेड़ों की जो कटाई है और ग्रेजिंग एनिमल्स यानी पशुओं को चरने जैसी गतिविधियाँ जो हैं उस पर पाबंदी लगाकर ही फॉरेस्ट को टिम्बर प्रोडक्शन यानी लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकता है। और जो कोई भी इस सिस्टम को नहीं मानेगा तो जो कंटिन्यू पेड़ों की कटाई कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जो है यहाँ पे पनिशमेंट का भी प्रावधान रखा गया। फिर ब्रेंडिस ने जो है यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 में इसकी स्थापना की और 1865 में यहाँ पे उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया गया और इस जो नियम था इसके अंतर्गत इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है इन्होंने 1906 में भी की और जिस सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पे इनको पढ़ाया जा रहा था उसे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यानी वैज्ञानिकी वानिकी कहा गया। लेकिन आज जितने भी इकोलॉजिस्ट हैं वो लोग ज़्यादातर यही मानते हैं कि यह जो सिस्टम है या जो पद्धति है वो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर डिफरेंट टाइप के जो भी ट्री थे उनको नेचुरल फॉरेस्ट जो थे उनको काट दिया गया और इनकी जगह जो है स्ट्रेट रो में एक ही किस्म के ट्रीज लगा दिए गए और इसे ही प्लांटेशन कहा जाता है। फॉरेस्ट के जितने भी ऑफिसर्स थे उन ऑफिसर्स ने जंगलों का या फॉरेस्ट का पूरा सर्वे किया और उसमें जितने भी डिफरेंट टाइप के जो पेड़ थे उनका पूरा एस्टिमेट रखा कि कितने पेड़ हैं और इसके साथ ही उन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सारी प्लानिंग्स भी की और उन्होंने यह भी तय किया कि जितना भी प्लांटेशन है उसका कितना एरिया हर साल काटा जाएगा और कटाई के बाद जो भी ज़मीन खाली हो जाएगी उस पर वापस से ट्री लगाए जाने थे ताकि कुछ ही ईयर्स में यह जो एरिया है वो पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 में जो एक्ट आया था फॉरेस्ट एक्ट, उसके आने के बाद से इसमें दो बार जो है अमेंडेंट यानी कि संशोधन भी किया गया। फर्स्ट हुआ था 1878 में और सेकेंड हुआ था 1927 में। जो 1878 में जो एक्ट था उसके अंतर्गत फॉरेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला है आपका रिजर्व, दूसरा प्रोटेक्टेड और थर्ड है विलेज फॉरेस्ट। जो सबसे अच्छे जो बेस्ट फॉरेस्ट थे उनको रिजर्व फॉरेस्ट कहा गया। जितने भी विलेजर्स थे वो इन जंगलों से इन फॉरेस्ट से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। एटलीस्ट जो घर बनाने और ईंधन के लिए भी केवल जो प्रोटेक्टेड वुड होती है या फिर विलेज फॉरेस्ट से ही ये लोग उस टिम्बर को लकड़ी को ले सकते थे। हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, लोगों का जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि एक अच्छा एक गुड फॉरेस्ट है वो कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में जितने भी फॉरेस्टर्स हैं और विलेजर्स हैं उन लोगों की सबके आइडियाज़ और विचार जो हैं डिफरेंट हैं। जहाँ एक तरफ जितने भी विलेजर्स हैं अपनी अलग अलग ज़रूरतों को
जैसे कि फ्यूल हो गया, फोडर यानी कि चारा हो गया, और लीव्स यानी पत्ते हो गए, इनकी पूर्ति के लिए डिफरेंट टाइप के जो स्पेसीज हैं वो चाहते थे। और जबकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था उसको ऐसी ट्रीज़ की ज़रूरत थी जो कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए और जो रेल की पटरीज होती हैं उसके लिए उनको ज़रूरत थी। इसके अलावा जो है दे नीड ट्रीज़ दैट कुड प्रोवाइड हार्डवुड, उनको ऐसे ट्रीज़ की भी ज़रूरत थी जो कि उनको हार्डवुड दे सकें और जो बहुत ही लंबी हों और सीधी हों। इसीलिए उन्होंने जो है टेक और साल जैसी जो स्पैसीज़ होती है इसको यहाँ पे इन्होंने प्रमोट किया और दूसरे तरह के जो पेड़ थे या ट्रीज़ थे उनको काट दिया गया। इसी तरह से इन फॉरेस्ट एरिया में जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि रूट, लीव्स, फ्रूट, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी ज़रूरतों के लिए ये लोग यूज़ करते थे। और इसके अलावा फ्रूट और ट्यूबर्स जो हैं ये बहुत ही न्यूट्रिशंस या खाद्य पदार्थ माने जाते हैं और इसीलिए मानसून के दौरान इनका जब फसल कट करके घर नहीं आती थी तब दवाओं में ऐसे मेडिसिन का ये लोग मेडिसिन के रूप में इसका यूज़ करते थे। वुड फॉर एग्रीकल्चर मतलब लकड़ी का जो प्रयोग था वो लाइक यॉक्स एंड प्लॉक्स हल बनाने के लिए और उनके जो औजार होते हैं उसको बनाने में यूज़ करते थे और इसके साथ ही ये बास्केट और अम्ब्रेला भी इससे बनाए जाते थे। इसी तरह से जो सूखा हुआ कुमड़े का खोल होता है उसका यूज़ भी ये लोग जो है पानी भरने के लिए करते थे। प्लेट्स एंड कप्स, द सीडी क्रीपर कैन बी यूज टू मेक रोप, इसके अलावा ये लोग जो है रोप यानी कि रस्सी बनाने में करते थे। सिल्क, कॉटन जो है सैमूर जो होता है उससे ये लोग बनाते थे और इसके साथ ही जो कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं, इसी तरह से खाना पकाने और रोशनी के लिए भी ये लोग जो है वेजिटेबल ऑयल जो है इनसे निकाला जाता था। ये जो फॉरेस्ट एक्ट आया था इसके कारण से पूरी कंट्री में गांव वाले जो थे, विलेजर्स थे, उनकी काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई थी और इस लॉ के आने के बाद से घर के लिए लकड़ी काटना या पशुओं को चराना, कंदमूल जो फल इकट्ठे करना, ये जो जितने भी इनकी डेली नीड्स की ज़रूरतें थी वो सब की सब जो है गैर कानूनी हो गई। और अब उनके पास जो है जितने भी फॉरेस्ट थे उससे सिर्फ ये लोग जो है वुड को स्टॉल करना यानी लकड़ी चुराने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में ये लोग जो है जितने भी फॉरेस्टर्स थे इनकी दया पर इनसे जो है पैसे ऐंठे जाने लगे और जितनी भी फ्यूल वुड थी उसको जितनी भी जो भी महिलाएं थी, वुमेन्स थी, उनको बहुत ही परेशान करने लगे, फ्री में खाने पीने की मांग करने लगे, लोगों को तंग करने लगे। पुलिस और जितने भी फॉरेस्ट के जो गार्ड होते हैं ये सब लोग जो है इन लोगों के लिए सामान्य बात हो गई कि ये लोग जो है इन लोगों को परेशान करते थे। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन? फॉरेस्ट रूल आने के बाद जो खेती थी या कल्टीवेशन था वो किस तरह से प्रभावित हुआ, तो जितना भी यूरोपियन कॉलोनिज्म का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो स्वीडन एग्रीकल्चर यानी घुमंतू खेती जो होती है उसके ऊपर दिखाई देता है। ये जो है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में कई जगह पर की जाती है और इसके बहुत सारे लोकल नाम भी हैं जैसे कि आपका साउथ ईस्ट एशिया में लादिंग है, इसी तरह से सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा कहा जाता है, अफ्रीका में जो है इसको चितमेन और तावी व श्रीलंका में चैन भी कहा जाता है। और इसी तरह से यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोड़ू, खंदात और कुमरी ये सब के सब जो है लोकल टर्म हैं स्वीडन एग्रीकल्चर के या घुमंतू खेती के। जब भी हम घुमंतू शिफ्टिंग कल्टीवेशंस की बात करेंगे तो शिफ्टिंग कल्टीवेशंस के अंतर्गत जो है जंगल या फॉरेस्ट के कुछ भागों को जो है बारी बारी से काटा जाता है और उसको फिर पूरा का पूरा जो है बर्न या जला दिया जाता है। और इसी तरह से जब मानसून की पहली बारिश के बाद
इसकी जो एस होती है, राख होती है, उसमें जो है सीड्स को ग्रो कर दिया जाता है, सीड बीज जो है वो बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में ये फसल या जो क्रॉप होती है वो कटने के लिए तैयार हो जाती है, हार्वेस्ट के लिए। इन खेतों पर जो है 1-2 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 to 18 ईयर्स तक के लिए जो है छोड़ दिया जाता है और जिससे वहाँ से फिर से एक नया फॉरेस्ट आ जाता है और इस तरह से जो है मिक्स क्रॉप उगाई जाती है। और यदि हम बात करें तो भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कशावा और अमेरिका के अन्य भागों में जो है बीन्स और मैज यानी मक्का व फलियां भी उगाई जाती हैं। यूरोपियन फॉरेस्टर्स जितने भी थे उनकी नज़र में यह जो तरीका था वो फॉरेस्ट के लिए बहुत ही हार्मफुल या नुकसानदेह था और उन्होंने यह भी फील किया, महसूस किया कि जहाँ कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो तो ऐसी जो लैंड होती है वहाँ पे रेलवे के लिए जो टिम्बर है, टिम्बर यानी इमरती लकड़ी जो होती है वहाँ पे पेड़ नहीं उगाए जा सकते हैं और साथ ही जितने भी फॉरेस्ट हैं उसको जलाते समय और भी दूसरे जितने भी कीमती पेड़ पौधे हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं और इस तरह से जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके लिए गवर्नमेंट को जो टैक्स लगाया जाता था उसका हिसाब रखना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा था और इसलिए गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर रोक लगाने का फैसला किया और इसका जो रिज़ल्ट रहा उससे जितनी भी कम्युनिटीज़ थी को जंगलों में उनके घर से ज़बरदस्ती हटा दिया गया, कुछ को अपना जो ऑक्यूपेशंस था वो चेंज करना पड़ा, तो कुछ ने छोटे मोटे जो है रिबेलियंस यानी कि विद्रोह भी किए।